हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे इस चैनल में आपका भरपूर स्वागत है। जनरल साइंस की सीरीज हमारी चल रही है और माफ़ी चाहती हूँ कि हमने पिछले 3-4 दिनों से क्लास नहीं ली थी मेरी हेल्थ इश्यू होने के कारण। तो आइए बिना कुछ देरी किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जनरल साइंस में हमारा पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरा तंत्र चल रहा है हमारा परिसंचरण तंत्र। उसमें हमने ब्लड की अनुवांशिकी यानी कि रक्त की अनुवांशिकी और रक्त की कार्यकी को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे कि परिसंचरण तंत्र। ठीक है, तो पहले हम कल का थोड़ा जितने दिन पहले क्लास हुई थी उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा चल रहा है परिसंचरण तंत्र, जिसमें हमने रक्त की अनुवांशिकी को कंप्लीट कर लिया था। पिछली कक्षा में हमने देखा था रक्त की कार्य की, यानी कि रक्त कितने प्रकार का, रक्त के क्या क्या कार्य होते हैं। तो रक्त की कार्य की में हमने मुख्यतः रक्त को दो भागों में बांटा था। ये रक्त की कार्य की को हमने दो भागों में बांटा था। पहला ब्लड क्या होता है, तो ब्लड एक संयोजी ऊतक होता है, आई मीन कनेक्टिंग टिश्यू होता है, जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने में सहायता करता है। फिर ब्लड को दो भागों में बांटा था। पहला था हमारा प्लाज्मा, इसकी मात्रा कम से कम 55 से 60% होती है पूरे शरीर में। इसकी जो मात्रा है वो 55 से 60% होती है हमारी बॉडी में। और जो प्लाज्मा होता है ये ठोस, द्रव और गैस का अवयव होता है। एक द्रवी ऊतक होता है जिसमें ठोस, द्रव और गैस तीनों के अवयव होते हैं, तथा ये हमारे जो ब्लड में प्लाज्मा पाया जाता है ये एक लसिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, लिम्फ सिस्टम का निर्माण करता है। देन हमने फिर देखा था रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं, सॉरी, हमने फिर रक्त कोशिकाएं देखी थी। दूसरा भाग हमारे ब्लड का, ब्लड सेल्स। ये हम पिछली कक्षा का रिवीजन कर रहे हैं। ये हमारी ब्लड सेल्स हो गई थी। ब्लड सेल में हमने देखा था आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, देन ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, हमने ये देख लिया था पिछली कक्षाओं में। आरबीसी क्या होता है, तो आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करती है हीमोग्लोबिन की सहायता से। और ऑक्सीजन हमारे आरबीसी का वैज्ञानिक नाम एरिथ्रोसाइट है। और आरबीसी हमारे शरीर की ऐसी पहली कोशिका होती है जो केंद्रक विहीन होती है। इसमें केंद्रक नेचर ने इसलिए नहीं दिया ताकि हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की मात्रा पर्याप्त रूप से हो सके। और एक स्वस्थ मनुष्य में आरबीसी की संख्या जो होती है 45 से 50 लाख पर घन मिलीमीटर में होती है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। अब जो आरबीसी का मुख्य कार्य हमने देख लिया, हीमोग्लोबिन की सहायता से ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है, ये हो गया था आरबीसी के बारे में। फिर हम आए थे डब्ल्यूबीसी। इसका मेन कार्य जो होता है, और हाँ, हमारे रक्त का जो रंग लाल होता है वो भी आरबीसी की वजह से होता है, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है और आयरन का रंग लाल होता है। इस वजह से हमारे जो ब्लड का रंग लाल होता है वो इसी की वजह से होता है। इसका नाम भी है रेड ब्लड कार्पस सेल। कॉर्पस सेल इसलिए नाम दिया इसका क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। और फिर हम आ गए थे डब्ल्यूबीसी पर। ये श्वेत रंग की होती है। हमारे ब्लड में इसकी मात्रा 5000 घन मिलीमीटर में पाई जाती है। प्रति घन मिलीमीटर में इसकी संख्या होती है। इसका जो निर्माण होता है वो लिम्फ ऊतक में होता है या लिम्फोइड टिश्यू में होता है। ठीक है, इसका मेन कार्य होता है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, एलर्जी का कारण होता है डब्ल्यूबीसी की मात्रा का बढ़ना। फिर हम आ गए थे ब्लड प्लेटलेट्स पर। ये क्या होती है, इसका मेन कार्य होता है रक्त का थक्का
बनाने का। अगर ब्लड प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो रक्त का चोट लगने पर रक्त अत्यधिक मात्रा में बह जाता है, या फिर इसके लक्षण होते हैं सिर दर्द करना, उल्टी होना, ब्लड प्रेशर की परेशानी, और कभी कभी बेहोशी और कोमा में चले जाते हैं व्यक्ति जिनकी ब्लड प्लेटलेट्स कम हो जाती है। कल हमने इतना देख लिया था, आज हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र को। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं? आज हम देखेंगे परिसंचरण तंत्र। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर या यानी कि जीवों के शरीर का ऐसा तंत्र होता है जो शरीर में भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, हमारे एंजाइम, गैसें, हार्मोन, इन सबका इन सबके परिवहन का जिम्मेदार होता है। तो एक बार देख लेते हैं कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। तो यह जीव शरीर का ऐसा तंत्र होता है जो भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, गैसें एवं एंजाइम। गैसें जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, नाइट्रोजन आदि। ठीक है, गैसें, फिर हार्मोन एवं एंजाइम के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है जिम्मेदार होता है परिसंचरण तंत्र कहलाता है। परिसंचरण तंत्र होता क्या है? तो यह मानव या फिर जीव शरीर के, जीवों में जंतु भी आ गए और मानव भी आ गए, जीव शरीर का ऐसा तंत्र है जो भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, गैसें, हार्मोन, एंजाइम, इन सबके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, ये परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अब परिसंचरण तंत्र ये जीवों में मुख्यतः दो प्रकार का होता है। तो एक तो हो गया खुला परिसंचरण तंत्र और दूसरा हो गया बंद परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेशन सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम। ये खुला परिसंचरण, ये मुख्यतः छोटे जीवों में मिलता है खुला परिसंचरण। इनमें इनमें जो ब्लड फ्लो होता है वो रक्त वाहिनियों के द्वारा नहीं होता है, यानी कि रक्त का जो परिसंचरण होता है, सर्कुलेशन होता है छोटे जीवों में ब्लड का, उनमें कोई रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाती है। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। ये जो होता है ये छोटे जीवों में होता है, उदाहरण के लिए कॉकरोच, मकड़ी, कीट आदि के लिए होता है। इसमें रक्त का जो प्रवाह होता है
बंद खुले में, ये जीव शरीर का ऐसा तंत्र होता है खुला परिसंचरण जिसमें रक्त का जो प्रवाह होता है वो नलिका विहीन होता है, यानी कि इनमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है, रक्त वाहिनियां नहीं होती है जिनमें खुला परिसंचरण होता है। तो ये इसमें रक्त का प्रवाह नलिका विहीन होता है, नलिका विहीन होता है। और इसमें शरीर के जितने भी अंग होते हैं, शरीर के सभी अंग रक्त में डूबे हुए होते हैं। जो ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है उसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती, तो खुले परिसंचरण तंत्र में होता क्या है कि रक्त प्रवाह, इनमें जो ब्लड का फ्लो होता है यानी कि ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नलिका विहीन होता है, इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है और सभी जितने भी इनके शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो सब रक्त में ही डूबे हुए होते हैं। जैसे कि एक होता है, हम पानी का उदाहरण ले लेते हैं कि एक होता है कुआं और दूसरा होता है ट्यूबवेल। अब ये जो कुआं है इसमें से जिसको भी पानी चाहिए वो बाल्टी से या किसी अन्य बर्तन से खींच के निकाल सकता है, तो ये हो गया खुला परिसंचरण तंत्र, जिसको भी जो चाहिए और जैसा भी चाहिए जितना भी चाहिए इसमें से ले सकते हैं। अब ये हो गई ट्यूबवेल और घर घर में नल पहुंचा दिए। अब जो पानी का प्रवाह होगा ये नल के माध्यम से होगा, तो ये हो गया बंद परिसंचरण तंत्र। और ये जो कुएं का उदाहरण दिया है, जो कुएं से पानी लेते हैं उनका हो गया खुला परिसंचरण तंत्र, जिसको जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। ठीक है, तो जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है वो बड़े जीवों में होता है और जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है वो छोटे जीवों में होता है, जैसे कि कॉकरोच, उदाहरण के लिए कॉकरोच, केचुआ, कॉकरोच, केचुआ और मकड़ी जैसे छोटे जीवों में मिलता है। यहाँ पे लिख लेना छोटे जीवों में ये मिलता है क्या, खुला परिसंचरण तंत्र छोटे जीवों में मिलता है। ये ऐसा ही है कि गांव में या किसी मोहल्ले में बीच में कुआं बना दिया है, जिसको जितना पानी चाहिए वो कुएं में से निकाल कर जैसे भी बर्तन में चाहिए वो ले जा सकते हैं। और बंद परिसंचरण उनमें होता है कि किसी मोहल्ले में ट्यूबवेल लगा दिया है एक सार्वजनिक और घर घर में नली के माध्यम से पानी का प्रवाह हो रहा है, जिसको जितना पानी चाहिए वो नली के माध्यम से आता है। ठीक है, ऐसा होता है। तो खुले परिसंचरण तंत्र में जो रक्त, बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं, हमारे शरीर के जितने भी अंग होते हैं वो रक्त में डूबे हुए होते हैं। केचुआ, कॉकरोच, मकड़ी और अन्य जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें दिया जाता है। अब आ जाते हैं हम बंद परिसंचरण तंत्र। अब ये जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है ये जीव शरीर का ऐसा परिसंचरण होता है जिसमें रक्त का जो प्रवाह होता है, इसमें रक्त का प्रवाह नलिका के माध्यम से होता है। यानी कि नलिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त को पहुंचाया जाता है, नलिका के माध्यम से होता है। ठीक है, और ये बड़े जीवों को दिया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र किसमें मिलता है, बड़े जीवों को मिलता है। इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं और ये मनुष्य और छोटे जीवों में मिलता है। ये मनुष्य तथा
बड़े जीवों में मिलता है, सॉरी छोटे जीवों में बंद मिलता है, सॉरी खुला मिलता है, और छोटे जीवों में खुला परिसंचरण मिलता है, और बड़े जीवों में बंद परिसंचरण मिलता है। जो बड़े जीवों में बंद मिलता है, ठीक है। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है, आया समझ में? सॉरी मैं कुछ माफी चाहती हूँ थोड़े से डिस्टरबेंस के लिए। तो परिसंचरण तंत्र क्या होता है? तो परिसंचरण तंत्र जीव शरीर का ऐसा तंत्र होता है जिसमें हार्मोन, भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, गैसें, एंजाइम, इन सब का परिवहन, इन सबके परिवहन का जिम्मेदार होता है, परिसंचरण तंत्र कहलाता है, ठीक है। और जो परिसंचरण तंत्र होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एंड दूसरा होता है बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र कैसा होता है कि जिसमें कोई रक्त वाहिनियां नहीं होती है, हृदय से ब्लड फ्लो हुआ और सारे जो जितने भी बॉडी के हमारे पार्ट होते हैं वो सभी ब्लड में, ये रक्त में डूबे हुए होते हैं, और ये छोटे जीवों को दिया जाता है जैसे कि कॉकरोच, केचुआ, मकड़ी और अन्य छोटे जीव। अब जो बंद परिसंचरण तंत्र होता है इनमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो रक्त वाहिनियां और धमनी और शिराओं के माध्यम से होता है, जैसे कि मनुष्य और बड़े जीवों में मिलता है, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मानव का परिसंचरण तंत्र। हम देख लेते हैं मानव का परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अब मानव का परिसंचरण तंत्र तीन भागों में विभाजित किया गया है। अब मानव का जो परिसंचरण तंत्र होता है इसमें मुख्य तीन संरचनाएं मिलती है। कौन कौन सी? पहली हो गई धमनी, आर्टरी, दूसरी हो गई शिरा, वेन, एंड तीसरा हो गया हृदय। हार्ट, ठीक है। अभी हम धमनी को देख लेते हैं कि धमनी होती क्या है। अब देख लेते हैं कि धमनी क्या होती है। तो जो धमनी होती है वो ऐसी रक्त वाहिनियां होती है जो हृदय से अंगों तक रक्त को ले जाने में सहायता करती है, ठीक है। जो धमनी होती है वो ऐसी रक्त वाहिनियां होती है, ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो हृदय से अंगों तक रक्त को ले जाने का कार्य करती है।
जो धमनी जो होती है वो ऐसी रक्त वाहिनियां, ऐसी ब्लड वेसल्स होती है जो हमारे हृदय से शरीर के अन्य हिस्सों या शरीर के अन्य अंगों तक रक्त ले जाती है। ठीक है, और मुख्यतः इनमें शुद्ध रक्त मिलता है। ये जो धमनियां होती है, धमनी में शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन रहित, ऑक्सीजन युक्त, शुद्ध का मतलब होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है क्योंकि ये हृदय से ले जा रही है अन्य अंगों तक। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है, अपवाद स्वरूप जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त मिलता है। अशुद्ध यानी कि CO2 वाला, कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त उसमें मिलता है। तो अपवाद स्वरूप जो पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त मिलता है। और जो धमनी होती है वो हमारे त्वचा के आंतरिक भाग में यानी कि हमारी मांसपेशियों के अंदर मिलती है, वो बाहरी भाग में नहीं होती है। इनमें रक्तदाब उच्च होता है। धमनियों में रक्तदाब यानी कि जो ब्लड का प्रवाह होता है, हमारे रक्त का जो फ्लो होता है, रक्त का प्रवाह यानी कि ब्लड का जो फ्लो होता है वो बहुत तेज होता है, यानी कि उसकी स्पीड बहुत तेज होती है। इनमें इनमें रक्तदाब उच्च होता है। धमनियों में जो रक्तदाब होता है वो उच्च होता है तथा इनकी जो मोटाई होती है वो अधिक होती है तथा इनमें वॉल्व नहीं मिलते हैं। अब इनका ब्लड फ्लो ही इतना तेज होता है तो इनमें कोई वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें ब्लड एक बार यदि फ्लो होने लगता है तो ब्लड के रुकने का नाम नहीं लेता है। इसलिए शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है। हमारी त्वचा के ऊपर जो हमें दिखाई देती है ये शिराएं होती है। ठीक है, ये धमनियां नहीं होती है। इन वाहिनियों की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है तथा इनमें वॉल्व नहीं मिलते हैं। इनकी यानी कि धमनियों की जो भित्ति होती है यानी कि इसकी जो परत होती है वो मोटी होती है क्योंकि इसमें शुद्ध रक्त बहता है और इनका रक्तदाब भी उच्च होता है, इसलिए इसकी नेचर ने इसकी जो भित्ति है वो मोटी दी हुई है और इसको हमारे शरीर के आंतरिक भागों में रखा गया है। जैसे कि ये एक धमनी जा रही है हृदय से किसी अंग की ओर। अब इसकी जो भित्ति होती है, इसकी जो परत होती है वो इतनी मोटी होती है, इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ये जो है इसकी ये मोटाई है इस धमनी की, और इसमें ये जो खाली जगह बची हुई इसमें ये ब्लड फ्लो हो रहा है एक अंग से दूसरे अंग की ओर, यानी कि हृदय से अंगों की ओर जा रहा है। लेकिन जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त मिलता है। बाकी धमनियों में मुख्यतः शुद्ध रक्त यानी कि ऑक्सीजन वाला रक्त हमें मिलता है। इनकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है तथा उनमें वॉल्व नहीं मिलते हैं। वॉल्व नहीं मिलते हैं, वॉल्व इसलिए नहीं मिलते हैं इस भित्ति में, सॉरी, धमनियों में हमें वॉल्व इसलिए नहीं मिलते हैं क्योंकि इसकी मोटाई भी बहुत है और धमनियों में जो रक्त प्रवाह होता है वो अत्यधिक तीव्र होता है, तो वापस लौटने का तो नाम आता ही नहीं है। इस वजह से इनमें कोई वॉल्व नहीं दिए गए हैं। वॉल्व इसलिए दिए जाते हैं ताकि ब्लड एक बार जा रहा है तो वो वापस पलट के न आए। ठीक है, और इनका जो स्थान होता है वह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। यह शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। जो शिराएं होती है उनमें रक्त का जो प्रवाह होता है वो धीमा होता है और धमनियों में रक्त का प्रवाह बहुत तेज होता है, अत्यधिक तेज होता है, क्योंकि धमनियों में जो रक्त का प्रवाह होता है वो हृदय से किसी अंग तक जा रहा है, इसलिए धमनियों में रक्त प्रवाह
तेज होता है। और धमनियों में जो रक्त मिलता है वो शुद्ध रक्त मिलता है। और अपवाद स्वरूप जो पल्मोनरी धमनी होती है, पल्मोनरी नाम कभी आ जाए एग्जाम में तो वो फेफड़ों से जुड़ा हुआ होता है। ये जो धमनी होती है फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है, इसमें अशुद्ध रक्त मिलता है। ठीक है। अब धमनी की जो भित्ति होती है वो मोटी होती है क्योंकि उसमें रक्तदाब, इसका जो रक्तदाब होता है वो उच्च होता है, तेजी से ब्लड फ्लो हो रहा है। अगर पतली भित्ति दे दी तो ब्लड, वो रक्तवाहिनियां जो होगी वो फट जाएगी। ठीक है। अब मेरे हाथ में कहीं ना किसी को भी धमनी यानी कि मुझे भी दिखाई नहीं देती है, लेकिन यहाँ पर जब हम दबाएंगे तो बहुत स्पीड में ब्लड फ्लो हो रहा है, ऊपर की ओर नहीं नीचे की ओर ब्लड जा रहा है। जब कलाई के यहाँ पे एक धमनी मिलती है, वो हमारी जो मसल्स होती है, हमारे जो आंतरिक भाग होते हैं शरीर के, उनमें मिलती है। तब जैसे भी सभी यहाँ पे दबा के देख सकते हैं कि यहाँ पे एक धमनी होती है जिसमें बड़ी मात्रा में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। वो शरीर के आंतरिक भागों में मिलती है। अब नेचर ने यदि गलती कर दी होती और ये धमनियां हमारे शरीर के ऊपरी भागों में यानी कि त्वचा के ऊपरी भाग में दे दी होती, और कोई जा रहा है, किसी को चलना नहीं आता है मान लो, और वो चल रहा है, चलते चलते किसी दीवार से टकरा गया, उसको यहाँ पे चोट लग गई उसके हाथ में। अब हमारे हृदय से रक्त बड़ी तेजी से आ रहा है धमनी में और इधर की साइड जा रहा है, नीचे की साइड, यानी कि हृदय से किसी अंग तक हमारा शरीर का रक्त प्रवाह हो रहा है। और वो व्यक्ति जो दीवार से टकराया था, मान लो उसको हल्की सी चोट लग गई, और चोट लगने में वो जो धमनी होती है वो कट गई, और न जाने उसमें तो रक्त प्रवाह होता ही रहता है, रुकने का तो नाम है ही नहीं। अब सिर्फ चोट लगने से ही ब्लड फ्लो इतना हो गया कि उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। इसलिए नेचर ने हमारी जितनी भी धमनियां होती है हमारे शरीर में, वो इसलिए त्वचा के ऊपर नहीं दी ताकि धमनी को कोई नुकसान न पहुंचे। ठीक है। अब देख लेते हैं कि शिराएं होती क्या है। आज क्लास ज्यादा लंबी नहीं चलेगी मेरा। तबीयत आज भी बिगड़ी हुई है। तो ये तो हो गई हमारी शिराएं। पता चला कि धमनी नेचर ने ऊपर दे दी, हमारी त्वचा के ऊपरी भागों में दे दी, और मान लो चोट लगने से ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई क्योंकि ब्लड फ्लो ही इतना तेजी से हो रहा था उसमें। अब देख लेते हैं शिराएं। अब जो शिराएं होती है उनमें अशुद्ध रक्त मिलता है। जो शिराएं होती है इनमें अशुद्ध रक्त मिलता है, और ये शरीर के ऊपरी भागों में पाई जाती है। ठीक है। ये ऐसी रक्तवाहिनी होती है। धमनी का कार्य क्या था कि वो हृदय से रक्त तक अंगों को ले जाती है, यानी कि हृदय से किसी अंगों तक रक्त को ले जाती है। और शिराएं क्या करती हैं, ये अंगों से ऐसी रक्तवाहिनी जो अंगों से हृदय तक रक्त लेकर आती है, अंगों से हृदय तक रक्त को लाती है। ठीक है। ये हो गई शिराएं। इनमें मुख्यतः अशुद्ध रक्त मिलता है, यानी कि CO2 वाला रक्त मिलता है। इनमें मुख्यतः अशुद्ध रक्त मिलता है। लेकिन अपवाद स्वरूप पल्मोनरी जो शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त मिलता है, ऑक्सीजन वाला। इसमें अशुद्ध रक्त मिलता है CO2 युक्त, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त इसमें मिलता है। और जो पल्मोनरी जो शिरा होती है उसमें उसमें शुद्ध रक्त मिलता है। जो शिराएं होती है उसमें सभी शिराओं में
अशुद्ध रक्त होता है CO2 वाला, और जो पल्मोनरी शिरा होती है उसमें शुद्ध रक्त मिलता है अपवाद स्वरूप। इसमें जैसे कि जो पल्मोनरी धमनी थी उसमें अशुद्ध रक्त मिलता था, बाकी धमनियों में शुद्ध रक्त मिलता है, प्योर ब्लड मिलता है, यानी कि ऑक्सीजन वाला। और ये जो शिराएं होती है, वेन जो होती है, ये अंगों से हृदय तक रक्त को लेकर आती है, और इनमें CO2 वाला ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त, इम्प्योर ब्लड मिलता है। और जो पल्मोनरी शिरा जो होती है, पल्मोनरी वेन होती है, इसमें अपवाद स्वरूप शुद्ध रक्त मिलता है। ठीक है, इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, इनकी जो भित्ति है वो पतली होती है, इनकी भित्ति पतली होती है तथा यह त्वचा के ऊपरी भाग में पाई जाती है। यह त्वचा के ऊपरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, अब जैसे कि मेरे हाथ में जो दिख रही होगी, ये शिराएं दिख रही है जो हमें ऊपर दिखाई देती है, ये पूरी शिराएं होती है, और इनमें अशुद्ध रक्त होता है, और इनका जो रक्त प्रवाह होता है वो तेज नहीं, वो धीमा होता है। इनमें निम्न रक्तदाब होता है। तथा इनमें वॉल्व पाए जाते हैं। इनका जो ब्लड फ्लो होता है वो धीमा होता है, और ब्लड वापस ऊपर से यानी कि नीचे नीचे से ऊपर जा रहा है, किसी अंग से हृदय की ओर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। अब यदि वो रक्त ऊपर से वापस नीचे ना आ जाए, यानी कि मेरे हाथ से यहां से वापस यहां ना आ जाए, इस वजह से इनमें वॉल्व लगे हुए होते हैं। ठीक है, इनमें वॉल्व पाए जाते हैं। किनमें? शिराओं में। ठीक है, अब जो शिराएं होती है ये ऐसी रक्त वाहिनी होती है जो अंगों से हृदय तक रक्त को ले जाती है। इनमें मुख्यतः अशुद्ध रक्त मिलता है, यानी कि CO2 वाला रक्त मिलता है। अशुद्ध का मतलब वही होता है। अब पल्मोनरी जो शिरा होती है, अपवाद स्वरूप इसमें शुद्ध रक्त मिलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, इन रक्त वाहिनियों की जो भित्ति होती है यानी कि शिराओं की भित्ति होती है, पतली होती है, तथा ये त्वचा के ऊपरी भाग में पाई जाती है। हमारी त्वचा पर जितनी भी हमें ये नसें दिखती है, ये नसें नहीं होती है। नसें जो पाई जाती है वो तंत्रिकाओं में पाई जाती है। इनको हम आम भाषा में नसें या नस बोल सकते हैं, लेकिन ये शिराएं या रक्त वाहिनियां होती है। अब इनमें इनका जो रक्तदाब होता है यानी कि ब्लड फ्लो जो होता है इनका, वो धीमा होता है, और इनका जो रक्तदाब होता है वो निम्न होता है, तथा इनमें वॉल्व पाए जाते हैं। किनमें? शिराओं में। ठीक है, आए अपना समझ में? देख लिया हमने, धमनियों को देखा है कि धमनी क्या होती है। तो धमनी ऐसी रक्तवाहिनी होती है जो हृदय से अंगों तक रक्त को ले जाती है, तथा इनमें शुद्ध रक्त मिलता है। अपवाद स्वरूप जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें अशुद्ध रक्त मिलता है, और ये शरीर के आंतरिक भागों में पाई जाती है। इनकी भित्ति जो होती है वो मोटी होती है, क्योंकि इनका जो रक्त प्रवाह होता है धमनियों का वो उच्च होता है। फिर हमने शिराएं देख ली थी। शिराओं में ऐसी रक्तवाहिनियां होती है जो अंगों से हृदय तक रक्त को ले जाने का कार्य करती है, तथा इनमें अशुद्ध रक्त मिलता है, और इनकी जो भित्ति होती है वो पतली होती है, ये त्वचा के ऊपरी भागों में मिलती है। ठीक है, फिर जो पल्मोनरी शिरा होती है
अब वह शुरू उसमें शुद्ध रक्त मिलता है। अब हम आ जाते हैं मानव हृदय पर। मानव हृदय यानी कि ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट, ठीक है। अब जो मानव का जो हृदय होता है वो 4 कक्षकों का मिलकर बना हुआ होता है। अब किसी का हृदय यदि ऐसा है, इस प्रकार का मिलता है, तो उसका हृदय में वास्तविक उसका हृदय नहीं है, क्योंकि हमारा जो हृदय होता है वो 4 कक्षाओं का होता है, 4 चैम्बर का होता है। यदि किसी का हृदय ऐसा होता है तो उसको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो हृदय होता है इसमें सिर्फ 2 ही चैम्बर होते हैं, वो ये मछली का हृदय है, ठीक है। यानी कि जिसका भी हृदय ऐसा हुआ होता है, यदि नेचर ने जिसका भी हृदय ऐसा दिया है, जिसको भी वो डॉक्टर को दिखाए, क्योंकि ये एक बीमारी है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ हृदय के कौन कौन से जीवों में कैसे हृदय पाए जाते हैं, ठीक है। अब जो मछली का हृदय होता है उसमें 2 कक्ष मिलते हैं, यानी कि मछली का हृदय जो होता है वो 2 चैम्बर का होता है। उभयचर जितने भी होते हैं जो जल में भी मिलते हैं और थल पर भी मिलते हैं, जैसे कि मेंढक, इनमें 3 कक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक, ठीक है। उभयचर मछली के हृदय में 2 कक्ष मिलते हैं, तथा जितने भी उभयचर जीव होते हैं उनके हृदय में 3 कक्ष होते हैं, यानी कि 3 कमरे होते हैं। जो सरीसृप होते हैं उनका जो हृदय होता है वो 3.5 कक्षों का मिलकर बना हुआ होता है, यानी कि ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, इसका थोड़ा डिवीजन नहीं हुआ है, और फिर ऐसा हो गया, इसका डिवीजन पूरा नहीं हुआ है। ये तो पूरे 3 कक्षक हो गए उसके। 3 कक्ष तो ये हो गए, फिर यहां से आधा ही हुआ, इसका पूरा डिवीजन नहीं हुआ है, नेचर ने इसका पूरा डिवाइड नहीं किया है। इस वजह से जो सरीसृप जीव होते हैं उनमें 3 कक्षक होते हैं, और जितने भी स्तनधारी जीव आते हैं, स्तनधारी जीव कौन, जिसके शरीर पर बाल होंगे और ईयर पिन्ना होगा, यानी कि कर्णपट्टी, या जो कर्णपट्टी का यानी कि इसे ईयर पिन्ना भी बोलते हैं, जिसके बाहरी कान दिख जाए और शरीर पर बाल दिख जाए तो समझ लो कि वो स्तनधारी है, ठीक है। मैमल्स, स्तनधारी जितने भी जीव होते हैं, चूहा भी स्तनधारी में आता है, क्योंकि उसके भी शरीर पर बाल मिलते हैं। जिसके शरीर पर बाल और ईयर पिन्ना दिख जाए वो सभी स्तनधारी जीव होते हैं। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनके हृदय में 4 कक्ष मिलते हैं, ठीक है। आया इतना समझ में? सब स्तनधारी और कुछ पक्षी, ठीक है। इन जीवों के हृदय में 4 कक्षक मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि हमारा मानव हृदय कैसा है। ये हमारा हृदय कुछ इस प्रकार का होता है।
ठीक है। हाँ, और भी कम स्पेस कर देते हैं इसके। काफी है, मोर देन इनफ। इसमें एक लिक्विड भरा हुआ होता है और हमारा जो हृदय होता है वो इस थैले में सुरक्षित रहता है, और इस थैले में एक लिक्विड रहता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है। ये भी मसल्स का बना हुआ होता है और इसमें हमारा हृदय रहता है। ठीक है। ये हमारा हृदय। ठीक है। यहाँ पर वॉल्व मिलते हैं इस तरीके के, और यहाँ पर भी इसमें रक्त आता है और जाता है। ये बाइकस्पिड वॉल्व और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है। तो एक संरचना उधर जाती है इसमें से। अब ये है पल्मोनरी शिरा। इसमें शुद्ध रक्त बहता है, शिरा। ठीक है। अब ये जो गई है यहाँ से, ये हो गई पल्मोनरी धमनी। यहाँ पे एसेनोड या पेसमेकर।
ऐसे नोट, ये इसे पेसमेकर भी बोलते हैं। ठीक है। ये है महाशिरा वेना कावा। इनमें अशुद्ध रक्त होता है बड़ी मात्रा में। ठीक है। और ये जो द्रव भरा है ये होता है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है। ये जो कक्ष है ये है बाह्य आलिंद, लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये है बायां निलय। ये दायां आलिंद, और ये है दायां निलय। ठीक है। अब ये जो होते हैं ये होते हैं सेमी लूनर वॉल्व। ये भी सेमी लूनर वॉल्व। ये बाइकस्पिड वॉल्व, ये बाइकस्पिड वॉल्व, और ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। इन्हें सेमी लूनर क्यों बोलते हैं? ये अर्धचंद्राकार होते हैं इस तरीके के, ये अर्धचंद्राकार वॉल्व होते हैं। सेमी यानी कि अर्ध, लूनर यानी चंद्रमा, और वॉल्व यानी कि वॉल्व। ठीक है। अब ये जो होती है ये आर्टरी होती है महाधमनी। जिसमें शुद्ध रक्त जा रहा है अन्य हिस्सों में बढ़ जाता है और अन्य ब्लड के सभी पार्ट में चला जाता है, ब्रेन में, हमारी किडनी पर, हमारे फेफड़ों में, और हमारे अन्य अंगों तक चला जाता है जहां जहां भी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है। ऐसे नोड हो गया, पेसमेकर, महाशिरा हो गई जिसमें बड़ी मात्रा में अशुद्ध रक्त होता है। फिर दायां निलय और दायां आलिंद ऊपर हो गया, ये दायां, सॉरी, ये दायां निलय है। ठीक है। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गए। ये पेरिकार्डियल फ्यूल हो गया। अब हमारे जो हम मनुष्यों में जो हृदय मिलता है वो मायोजेनिक प्रकार का हृदय मिलता है, और अन्य जो जीव होते हैं उनमें न्यूरोजेनिक प्रकार का हृदय मिलता है। मायोजेनिक प्रकार का हृदय किनके पास होता है? जिनके हृदय में उनकी जो हृदय की जो स्पीड होती है, हृदय स्पंदन का जो मैसेज होता है, हृदय स्पंदन की जो प्रक्रिया होती है सिर्फ हृदय में ही होती है। और न्यूरोजेनिक हृदय किसमें होता है? जो छोटे जीव होते हैं जिनमें रक्तवाहिनियां नहीं होती है, उनका जो हृदय स्पंदन का जो कंट्रोल होता है वो उनके ब्रेन के पास होता है।
और हमारे हृदय स्पंदन का कंट्रोल जो होता है वो ऐसे नोड में होता है। ठीक है, अब ये जो होती है ये पल्मोनरी धमनी होती है। पल्मोनरी धमनी होती है। अब ये कार्य कैसे करती है हमारे हृदय का, क्या कार्य होता है, तो हमारे हृदय का कार्य है रक्त को शुद्ध करना और ऑक्सीजन को पहुंचाना, फिर अशुद्ध रक्त को लेकर आना और फेफड़ों तक पहुंचाना। देखते हैं हम हमारे हृदय का कार्य। इसके पहले कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि जो कोर्डेटा समूह के जीव जो होते हैं, कोर्डेटा यानी कि स्तनधारी, स्तनधारी जो जीव होते हैं, हम स्तनधारी, हम मनुष्य, हम स्तनधारी, हम कोर्डेटा समूह के जीवों में आते हैं। तो हमारे जीवों में यानी कि हमारे शरीर में जो कोर्डेटा समूह के जीव होते हैं उनके शरीर में जो हृदय मिलता है वो मायोजेनिक प्रकार का हृदय मिलता है, और मनुष्य में भी मायोजेनिक प्रकार का हृदय मिलता है, क्योंकि हृदय स्पंदन का जो प्रारंभ होता है वो मनुष्य के हृदय में ही होता है, ऐसे नोड के द्वारा। ठीक है, अब जो मायोजेनिक प्रकार का हृदय होता है वो कोर्डेटा समूह के जीवों में मिलता है। अब हम देख लेते हैं, और न्यूरोजेनिक प्रकार का जो हृदय होता है उनके जो हृदय स्पंदन का जो प्रारंभ होता है, यानी कि उनके जो हार्ट बीट, उनके हृदय को कब धड़कना होता है, कब कॉन्ट्रेक्शन और कब रिलैक्शन करना होता है, वो उनका ब्रेन कंट्रोल करता है। अब हमारे मानव शरीर बड़ा भी है और ब्रेन को अन्य काम, बहुत सारे काम होते हैं, तो नेचर ने हृदय स्पंदन का जो कार्य है वो ऐसे नोड को दे दिया है। अब देख लेते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड फ्लो होता कैसा है हृदय के माध्यम से। अब इधर फेफड़े हैं, फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन भरी हुई है। अब शुद्ध ऑक्सीजन जो होती है वो पल्मोनरी जो शिरा होती है उससे, हृदय का जो ये बायां वाला भाग होता है वो पल्मोनरी शिरा से, फेफड़ों की जो पल्मोनरी शिरा होती है उससे जुड़ा हुआ होता है। पल्मोनरी शिरा से हृदय में रक्त आएगा, यहाँ पर सबसे पहले बाया आलिंद में आएगा हृदय, सॉरी बाया आलिंद, हृदय का जो पहला भाग होता है बाया आलिंद, उसमें रक्त आएगा, ऑक्सीजन वाला शुद्ध रक्त आएगा। फिर इसमें यहाँ पर आके इसमें धकेला जाएगा बाया नीलय में, फिर बाया नीलय से ये बाया नीलय पूरा भर जाएगा, तो इसको दबाया जाएगा, यानी कि इसकी जो मसल्स होगी वो कॉन्ट्रेक्शन करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करके इसको ऊपर की ओर धकेलेगी महाधमनी के माध्यम से, महाधमनी में। अब इस महाधमनी से जो रक्त प्रवाह होगा वो शरीर के अन्य हिस्सों में बांटा जाएगा, यानी कि किसी के हाथ में, ब्रेन में और किडनी पर, लीवर पर, सभी अंगों में बांटा जाएगा। ठीक है, फिर जो अंगों में शुद्ध रक्त गया, यानी कि ऑक्सीजन वाला रक्त हमारी बॉडी के जितने भी अंग होते हैं उनमें गया और उनमें ऑक्सीजन वाला रक्त गया, उसके बाद हमें ऊर्जा मिल गई। फिर जो बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जिसमें CO2 भरी हुई होगी, वो CO2 वाला ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड ले लिया अंगों ने, और जो CO2 वाला ब्लड जो होता है कोशिकाओं में भरा हुआ होता है वो शिराओं के माध्यम से, फिर वो शिराओं के माध्यम से इस महाशिरा में जाता है, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त होता है बड़ी मात्रा में। अब ये वाला जो CO2 वाला रक्त होता है वो पहले इस वाले भाग में आएगा दाया आलिंद में, फिर इससे यानी कि राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट एट्रियम से ये धकेला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम पूरा भर जाएगा, तो हमारे हृदय का फिर से कॉन्ट्रेक्शन होगा और ये जो वॉल्व होंगे ये खुलेंगे और सारा का सारा रक्त पल्मोनरी धमनी से होते हुए फिर फेफड़ों में जाएगा अशुद्ध रक्त, फिर वहां पे गैसों का एक्सचेंज होगा, गैसों का आदान प्रदान होगा, CO2 को बाहर निकाला जाएगा, फिर वो ऑक्सीजन को शुद्ध करके फिर से जो पल्मोनरी शिरा है उसमें से ऑक्सीजन वाला ब्लड
फिर हृदय में आएगा, हृदय के लेफ्ट वेंट्रिकल में, सॉरी लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से धकेला जाएगा ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से। फिर ये जो सेमी लूनर बल्ब होते हैं ये खुलेंगे और महाधमनी में होते हुए शरीर के अन्य अंगों में रक्त पहुंचाया जाएगा। अब ये जो प्रक्रिया होती है, मुझे समझाने में थोड़ा समय लग गया है, लेकिन ये जो प्रक्रिया होती है वो मात्र 0.008 सेकेंड में हो जाती है। शुद्ध रक्त आ भी जाता है और रक्त में होके अन्य अंगों में चला भी जाता है। फिर उसके बाद इतने में जिधर से शुद्ध रक्त आ रहा था हमारे फेफड़ों से, इतने ही टाइम में हमारी बॉडी से अशुद्ध रक्त CO2 वाला हमारे हृदय में गया, दोनों पक्षों में गया। उसके बाद पल्मोनरी धमनी से होते हुए वो पूरा रक्त फेफड़ों में चला गया। फिर फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैसों का एक्सचेंज हुआ, फिर से इधर आया, फिर शुद्ध होकर आया हृदय में, हृदय के राइट वाले भाग में, सॉरी हृदय का ये लेफ्ट वाला भाग है, मेरा राइट वाला भाग है। तो हृदय के इस वाले भाग में आया शुद्ध रक्त, और फिर शुद्ध रक्त इस वाले पार्ट में आया, इस वाले से इस वाले में गया, इसमें से फिर पूरे शरीर में गया। इस तरीके से हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम चलता ही रहता है। ठीक है, आज मेरी थोड़ी हेल्थ तो खराब है, कल हम इसके आगे की चर्चा करेंगे और हमारे हृदय में क्या क्या होता है, हृदय से संबंधित बीमारियां क्या क्या होती है वो सभी समझाएंगे। ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं कि हमारे हृदय के ऊपर फेफड़े जुड़े हुए होते हैं, सारे अंग एक दूसरों से रक्त वाहिनियों के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अब फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन ही इस पल्मोनरी शिरा में, इसमें शुद्ध रक्त होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड इस पल्मोनरी शिरा में या पल्मोनरी शिरा से ये रक्त सीधा बायां अलिंद में गया। बायां अलिंद जब पूरा भर जाता है तो ये वॉल्व खुलते हैं। अब जब ये वॉल्व खुलते हैं तो बायां नीलाई में सारा ब्लड चला जाता है। जब ये सारा ब्लड इसमें भरा जाता है इस वाले कक्ष में, तो इसको धकेलकर महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर के अन्य हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। अब शरीर के जो अन्य अंग होते हैं हमारे, उनमें शुद्ध रक्त चला गया, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड चला गया। अब जो CO2 वाला रक्त रहता है वो CO2 वाला ब्लड इस महाशिरा के माध्यम से इस दायां आलिंद में आता है। फिर दायां आलिंद जब पूरा भर जाता है तो ये वॉल्व खुलते हैं। अब ये जैसे ही वॉल्व खुलेंगे तो ये ब्लड इस वाले हिस्से में भरा जाएगा। ये वाला हिस्सा जब पूरा भरा जाएगा तो जब इस फिर से हमारे हृदय में स्पंदन होगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसकी मसल्स सिकुड़ेगी और फैलेगी। जैसे ही मसल्स सिकुड़ेगी तो बड़ी मात्रा में जो CO2 वाला ब्लड होता है वो पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़ों में भेजा जाता है। फिर फेफड़ों में गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है। CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो इस हृदय में आ जाता है, हृदय के इस वाले भाग में आ जाता है। इस वाले भाग में से फिर इस वाले में जाता है। यहाँ से शुद्ध रक्त होता है, वो ये शुद्ध रक्त जब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, फिर से हमारा हृदय सिकुड़ता है तो ये महाधमनी से होते हुए हमारे शरीर के अनेक हिस्सों में पहुंच जाता है। अब हमारे जो हृदय में ये जो क्रिया होती है, ये हृदय मात्र ये 0.008 सेकेंड में होती है, यानी कि हमारे हृदय की जो एक धड़कन होती है उसको धड़कने में समय लगता है 0.008 सेकेंड। ठीक है, आया इतना समझ में? तो ये इस तरीके से हमारे हृदय कार्य करता है। बाकी जो हमारे रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है, सॉरी हमारे हृदय का जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन वाला जो ब्लड होता है वो शरीर के अनेक हिस्सों में पहुंचाने का कार्य होता है, और जो CO2 वाला जो ब्लड होता है वो लेकर आना और फेफड़ों में पहुंचाना, यानी कि यानी कि हमारे जो रक्त का शुद्धिकरण है वो फेफड़े करते हैं, और हृदय का कार्य होता है कि वो फेफड़ों से लेकर अन्य अंगों में पहुंचाया जाए, और फिर अन्य अंगों से लेकर शिराओं के माध्यम से फिर से हृदय में आता है, हृदय से फिर फेफड़ों में जाता है। ऐसे ही हमारे गैसों का आदान प्रदान, यानी कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है हृदय के माध्यम से। अब हम कल हृदय के बारे में देखेंगे कि हमारा हृदय कैसा होता है,
इन धमनियों का, और शिराएं तो हमने देख ली, बाकी जो दायां अलिंद बायां अलिंद ये जो वॉल्व होते हैं ये क्या होते हैं, हृदय से संबंधित हम कल बीमारियां देखेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। आज मेरी तबीयत भी थोड़ी खराब है, इसलिए ज्यादा लंबी क्लास नहीं हो पाएगी। पढ़ते रहिएगा, क्लास देखते रहिएगा, आज से क्लास कंटिन्यू रहेगी। ठीक है।